सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, डेफिनेशन में आज हम पढ़ेंगे टैक्स मैनेजमेंट और फैक्टर फॉर टैक्स प्लानिंग, एसेंशियल्स ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग। देखो, डेफिनेशन में आज के पहले हमने जितने भी लेक्चर देखे उसमें एग्रीकल्चर हमने देखा, एसएससी देखा, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वो सारी हमने डिटेल्स में उसकी स्टडी की और जितना मेरे से हो सका आपको उतने इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी कुछ इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आपको एक बार पढ़ने से याद रह जाए। आप आराम से एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट भी आए तो आप आराम से लिख सके उसमें, ठीक है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो कभी कभी मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी डिटेल में होती है, बट वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। आपको ध्यान से पूरा लेक्चर जो है वो ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं और फिर होता है टैक्स प्लानिंग जो है उसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती है वो हमें ध्यान में रखनी है टैक्स प्लानिंग करते वक्त, और टैक्स प्लानिंग का एसेंशियल क्या होता है वो, और उसकी फिर मेथड भी देखेंगे। चलिए, तो हम पहले शुरू करते हैं टैक्स मैनेजमेंट से। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है जो टैक्स प्लानिंग से थोड़ा अलग है। अब कैसे अलग है वो हम देखते हैं। टैक्स प्लानिंग इज अ ब्रॉडर टर्म which requires management of affairs in such a way that result in the reduction of minimizing of tax liability। देखो, टैक्स प्लानिंग जो होता है ना, वो टैक्स प्लानिंग का पर्पस ये होता है कि टैक्स का बर्डन जो है वो मिनिमल करे, मिनिमम करना। अब टैक्स मैनेजमेंट जो है वो एक बॉर्डर टर्म है, मतलब टैक्स प्लानिंग के अंदर हम वो कुछ लिमिटेशन हो जाती है, जैसे कि डिडक्शन देख लो, रिलीफ देख लो, आप कौन सी इनकम है उस पर अगर कितना टैक्स लगता है क्या है वो आप सब कुछ जान लो। और कोई गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दे दिया, कोई हमने बेनिफिट दे दिया, तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो आप समझ के टैक्स प्लानिंग करो। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इस टाइप का होता है। बट टैक्स मैनेजमेंट जो होता है वो ऑलवेज लॉन्ग टाइम के लिए होता है और उसका ब्रॉडर मीनिंग होता है। ब्रॉडर मीनिंग होता है उसका मतलब ये है कि वो बहुत ही वाइड है। टैक्स प्लानिंग जितना वो सीमित नहीं है, बराबर, ये चीज़ है। अब टैक्स प्लानिंग जो है इज नॉट पॉसिबल विदाउट टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग जो है वो टैक्स मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है, बराबर। इट रेफर्स टू द कॉम्प्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ लॉ। टैक्स मैनेजमेंट जो होता है वो पहले से एडवांस प्लानिंग करके रखता है और पहले से उसकी जो प्रोविज़न जो होती है, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न, वो हमें फॉलो करना ही है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग का मेन एम क्या है, हमें लीगल दायरे में रह के टैक्स का बर्डन कम करना है, लीगल फ्रेम में रह के टैक्स बर्डन कम करना है, ठीक है, वो है। अब कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम टैक्स मैनेजमेंट पे कवर करते हैं वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स मतलब टीडीएस, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिमांड, टैक्स ऑन डिमांड, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA, ऑडिट ऑफ अंडर अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB, पेमेंट ऑफ सेस, ड्यूटी ऑफ फीस, बोनस, कमीशन टू एम्प्लॉय एटसेट्रा, furnishing return of income under section 139, documentation and maintenance of tax files, etc., and review of order received from tax authorities। ठीक है, चलिए, अब ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिटेल में उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स होता है टीडीएस। अब
जो भी पर्सन है, जो भी एसएससी है, जो अपना टैक्स बर्डन कम करना चाहता है विद इन टैक्स लीगल फ्रेम और टैक्स मैनेजमेंट का ये जो यूज़ करना चाहता है, तो उसको ये इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए टीडीएस के बारे में। मतलब कई सारी ऐसी इनकम है जिस पे टीडीएस लगता है, इनकम है उस पे टीडीएस लगता है। मतलब कैसे? जैसे मान लो कि आप बिजनेस ओनर हो, तो आप सैलरी पे करोगे एम्प्लॉई को, तो एम्प्लॉई का जो टैक्स है वो आपको उसकी सैलरी में से काट के उसको सैलरी करनी है। मतलब ये होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम जहाँ से अर्न हुई वहीं से आपको टैक्स डिडक्ट करना है। इसमें ऐसी भी प्रोविज़न है कि अगर वो आपको लीगल दायरे में आता है और आपने उसका सैलरी का जो है वो टैक्स नहीं काटा, मतलब टीडीएस नहीं काटा, तो वो एक्सपेंस जो बिजनेस के एक्सपेंस के हिसाब से मिलता है आपको प्रॉफिट में से माइनस करने के लिए एडमिसिबल होता है, वो नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आपका टैक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको सैलरी का एग्जांपल दिया। वैसे कई सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट करके किसी के साथ कोई काम किया और उसको लेबर का पेमेंट किया, हमें जॉब वर्क का कुछ पेमेंट किया, तो उसके अंदर भी टीडीएस लगता है। मतलब हमें उसको जो पेमेंट करना है वो टीडीएस काट के करना है, और जितना टीडीएस हमने काटा उसको उतना गवर्नमेंट में पे करना है, उसके बिहाफ पे, वो सामने वाली पार्टी के बिहाफ पे हमें पे करना है। अगर वो पे नहीं किया तो वो खर्चा हमें हमारे इनकम में से माइनस नहीं मिलेगा, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और टैक्स बढ़ जाएगा। तो टीडीएस की जितनी भी प्रोविजन है वो सब हमें देखनी है, समझनी है। ठीक है, तो ये टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। अब पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब ये दोनों क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले समझते हैं, उसके बाद एडवांस टैक्स समझते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये होता है कि आप अपनी इनकम का खुद असेसमेंट करोगे और उसके ऊपर जो भी स्लैब रेट हमने पहले देखा था उस हिसाब से आप अपने हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करोगे और टैक्स फाइल करोगे। मतलब आपका जो भी डिटेल है वो आप गवर्नमेंट को देंगे और जितना भी पेमेंट हुआ टैक्स का वो आप टैक्स पे करोगे। उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब ये जो टैक्स है उसमें इनकम टैक्स की एक प्रोविजन है कि आपका अगर टैक्स जो सालाना है वो 10,000 से ऊपर जाता है, 10,000 से ज़्यादा है, तो आपको वो एडवांस में पे करना है। एडवांस में इसलिए क्योंकि आपका टैक्स का बर्डन ज़्यादा है, तो आपको एक साथ वो पे करने में दिक्कत ना हो, इसलिए। अब एडवांस इसको क्यों बोलते हैं? देखो, ए असेसमेंट और प्रीवियस ईयर की हम जो डेफिनेशन देखें तो उसमें ये होता है कि प्रीवियस ईयर हमारा जब फाइनेंशियल ईयर मार्च खत्म होता है उसके बाद जो शुरू होता है वो असेसमेंट ईयर होता है, और असेसमेंट ईयर में हमें पिछले साल का जो है वो टैक्स का कैलकुलेशन करना है और टैक्स का पेमेंट करना है। यानी कि समझ लो कि अभी हम जो है हमारा चालू जो ईयर है वो है 24-25, और 24-25 में हम टैक्स कौन से ईयर का पे करेंगे? 23-24 का। तो साल खत्म होने के बाद पेमेंट कर दे। पर ये प्रोविजन में ऐसा बताया गया है कि अगर आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा है तो आपको साल खत्म होने की राह नहीं देखनी है, बट आप उसको क्वार्टरली डिवाइड करके 3 महीने के बाद जो चालू ईयर है उसको 3 महीने के बाद आपको वो पेमेंट करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। जब पे करोगे तब इंटरेस्ट के साथ पे करना। तो ये भी आपको देखना है कि भाई साल शुरू हुए तभी से हम पहले प्लानिंग करके देख लेना पड़ेगा कि भाई हमारा टैक्स 10,000 से ज़्यादा है, तो उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और हर क्वार्टर में उतना टैक्स का पेमेंट करते जाएंगे ताकि हमारा इंटरेस्ट का बर्डन ना बढ़े। पेमेंट ऑन टैक्स ऑन डिमांड। कभी कभी गवर्नमेंट डिमांड करती है। डिमांड इसलिए करती है क्योंकि हमने जो डेटा दिया वो और उनके पास जो डेटा आया वो, अभी वो लोग उतने डिजिटलाइजेशन हो गया है, उतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं कि वो हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड सब लिंक हो गया, तो वो इतना ट्रांजेक्शन वो ट्रैक करके देख सकते हैं कि भाई हमने कौन सा ट्रांजेक्शन छुपाया, क्या वगैरह हो गया। तो हमारा असेसमेंट और उनका असेसमेंट जब वो मैच करते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हमने जो टैक्स पे किया कम किया है या कुछ डिटेल हमारे से छूट गई है, तो वो उसका डिमांड करेंगे कि भाई आपको ये टैक्स पे करना है, तो वो टैक्स पे तुरंत कर देना है। अकाउंट्स की एक सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर 44AA, उस हिसाब से अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार करने हैं। अगर उस हिसाब से नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इनकम टैक्स हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB, अगर हमें हमारे हिसाब जो होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं उसको ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। इसमें लिमिट है 2 करोड़। आपका एक साल का टर्नओवर जो 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ेगा।
दूसरा ये भी है कि अगर आप जो सर्टेन परसेंटेज डिसाइड किए हुए हैं, एक सेक्शन है 44 एडी, उसमें होता है 8% से ज़्यादा। अगर आपका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम है पर आपने 8% से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया है तो फिर आपको ऑडिट की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर 8 से कम में जाना है आपको तो आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत रहेगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आपका कितना टर्नओवर होने वाला है, वो सब आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा और उस हिसाब से आप प्लानिंग करके जाओगे तो आपका टैक्स बर्डन भी कम होगा और लीगल जितने भी कॉम्प्लायंस ऐसे है उसको आप इजीली मैनेज कर सकोगे। सेस का पेमेंट करना है, सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स, जो हमने टैक्स की कैलकुलेशन में देखा था, ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, फीस, बोनस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें एम्प्लॉय को पे करनी होती है, बोनस, कमीशन वगैरह एज पर बोनस एक्ट। बोनस का एक्ट अलग से, उस हिसाब से उसको बोनस देना पड़ता है, कमीशन जो रेट हमें डिसाइड किया वो करना पड़ता है। अगर वो नहीं किया तो वो लो के हिसाब से भी हमारे पर लाइबिलिटी आ जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है। और रिटर्न जो है वो फाइल करना है अंडर सेक्शन 139। 139 के अंदर वो हमें डेडलाइन दी जाती है कि इतने टाइम के अंदर आपका रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल करना मतलब हमें हमारे जो असेसमेंट किए हैं वो अकाउंट्स और वो रिपोर्ट्स हमें गवर्नमेंट को सबमिट करना है, उसका पर्टिकुलर फॉर्म होता है, उस फॉर्म में। और 139 सेक्शन जो है, इस सेक्शन में हम उसके डेडलाइन हर साल देते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ ये हो जाता है तो फिर वो डेडलाइन चेंज हो जाती है बाय नोटिफिकेशन और सर्कुलर, वो इशू करते हैं। ज़्यादातर जो नॉन ऑडिट केस होते हैं उसके अंदर वो होती है 31 जुलाई, और जो ऑडिटेड केस होते हैं उसके अंदर होते हैं 30 सितंबर। ठीक है, तो इतना टाइम हमें देते, उसके अंदर रह के हमें फाइल करना होता है। अगर नहीं किया तो फिर वहाँ पे पेनल्टी, लेट फीस वगैरह भी लग जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सब मेंटेन करने हैं, वो सब को फाइल वगैरह रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी ऑथोरिटीज़, टैक्स ऑथोरिटीज़ ने हमारे पास कुछ भी क्लैरिफिकेशन मांगा तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और टैक्स ऑथोरिटी के पास से हमें कोई भी ऑर्डर मिला, कुछ भी मिला तो उसका रिव्यू करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देना है। ये सारी चीज़ें कवर होती है टैक्स मैनेजमेंट में। टैक्स प्लानिंग जो था ना, वो टैक्स प्लानिंग के अंदर तो खाली इतना ही था कि गवर्नमेंट हमें जो रिलीफ देती है, जो डिडक्शन देती है, जो एग्जम्पशन देती है, वो जो प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न का यूज़ करके हम टैक्स का बर्डन कैसे कम करें। बट टैक्स मैनेजमेंट के अंदर इतनी सारी जो है वो सारी चीज़ें हमें देख कर कवर करनी है। तो आप बोल सकते हैं कि टैक्स मैनेजमेंट के बिना टैक्स प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो टैक्स मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे आप देख सकते हो और कितना वाइड इसका मीनिंग है। ठीक है, देखो दोनों का डिफरेंस देखे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। टैक्स प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्ट था मिनिमम ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, और टैक्स मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो होता है कॉम्प्लाई विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड इट्स अलाइड रूल्स। टैक्स मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि भाई हम हर एक इनकम टैक्स की प्रोविज़न है उसका सही तरीके से पालन करें, और उसके साथ जितने भी रूल्स है उसको भी हम 100% लॉफुल रह के फॉलो करें। टैक्स प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग के अंदर टैक्स मैनेजमेंट इंक्लूड है। टैक्स मैनेजमेंट डील्स विद द फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन टाइम, गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड, डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एटसेट्रा। टैक्स मैनेजमेंट का ये सब रोल है कि वो टाइमली रिटर्न फाइल करना, अकाउंट्स ऑडिट करना है कि नहीं करना वो देख करना, और टीडीएस मतलब डिडक्टिंग एट सोर्स जो है वो कैसे करना। टैक्स प्लानिंग रिलेट्स टू इमीडिएट फ्यूचर एंड टैक्स मैनेजमेंट रिलेट्स टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, टैक्स प्लानिंग जो है ना वो रिलेट इमीडिएट फ्यूचर। हमने टैक्स प्लानिंग किया, रिटर्न फाइल किया और टैक्स पे कर दिया, बस टैक्स प्लानिंग का रोल यहाँ पे खत्म। और जो मैनेजमेंट होता है वो पास्ट पे भी डिपेंड करता है। पास्ट में कोई ऑर्डर आया, टैक्स अथॉरिटी ने कोई क्लैरिफिकेशन मांगा तो वो भी काम करते हैं, उसका भी हमें कुछ भी करके डील देना पड़ेगा। प्रेजेंट अभी का क्या है, इस साल का वो भी देखना है, और इन फ्यूचर क्या आएगा वो भी देखने का काम टैक्स मैनेजमेंट का है। पास्ट यानी कि असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स, प्रोविजन एटसेट्रा, पुराना समय का कुछ भी डिपार्टमेंट ने हमें मांगा तो। प्रेजेंट यानी फाइलिंग रिटर्न, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, वो सब आ गया। और फ्यूचर टू टेक करेक्टिव एक्शन, ऐसा एक्शन लेना कि कोई भी टैक्स अथॉरिटीज़ का लीगल हमें
कुछ करना पड़े नहीं। टैक्स प्लानिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में हमें टैक्स प्लानिंग हेल्प करता है, जबकि टैक्स मैनेजमेंट जो है वो हेल्प इन अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन एटसेट्रा। इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन मतलब इंटरेस्ट कभी ना भरना पड़े वैसा मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, पेनल्टी ना भरनी पड़े, और प्रोसिक्यूशन मतलब कोई लीगल एक्टिविटी हमारे साथ इनकम टैक्स के अथॉरिटी के साथ ना हो जाए, वो सब देखना। टैक्स प्लानिंग जो होता है वो एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप करना चाहो तो करो, बट टैक्स मैनेजमेंट जो है वो ऑप्शनल नहीं बोल सकते, उसको हम एसेंशियल बोल सकते हैं, वो जरूरी है हर एक बिजनेस, हर एक पर्सन के लिए। अगर एक बार वो मैनेजमेंट के अंदर टैक्स मैनेजमेंट में सारी चीज़ें देखने लगे और वो हैबिट हो गई, तो आप प्योर व्यू से टैक्स के दायरे में, लीगल फ्रेम में रह के टैक्स का बर्डन कम करके आराम से काम कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट था हमारा, वो था बेसिस ऑफ प्रॉपर टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हमें जरूरी ध्यान में रखनी है। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर है समझिए। सबसे पहले था एडवांस प्लानिंग। जो टैक्स प्लानिंग होता है वो प्लानिंग एडवांस होता है, क्योंकि प्लानिंग शुड बी बिफोर द एक्रूअल ऑफ इनकम। इनकम मिलने से पहले हमें वो प्लानिंग कर लेना है, तो हम टैक्स बचा पाएंगे। इन केस ऑफ प्लानिंग डन आफ्टर एक्रूअल ऑफ इनकम, दैट इज नॉन एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम विच मे लीड टू अ कंक्लूजन दैट देयर मे बी अ फ्रॉड। इनकम मिल गई, अब उसमें से टैक्स कैसे बचाना है कुछ प्लानिंग हम करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपने मिल के आपको टैक्स नहीं भरना है, इसलिए आप सब ये कुछ कर रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे कर दो वगैरह। पर जब इनकम मिलनी है उसके पहले आप जब काम करोगे, एडवांस में प्लानिंग कर लोगे, तो वो सही होगा। तो ये एक फैक्टर ध्यान में रखना है। कंसिडरिंग द सोर्स ऑफ इनकम। इनकम की सोर्स क्या है वो जानना है। टैक्स प्लानिंग शुड बी रिस्टोर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द सोर्स ऑफ इनकम। बराबर। इनकम सोर्स का मतलब सैलरी की इनकम है, बिजनेस का प्रॉफिट है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, रेंट का इनकम है, कौन सा सोर्स है, कहाँ से इनकम जनरेट हुई, वो आपको पहले ध्यान में रखना है। टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी। अब आपका बिजनेस जो है वो कौन सी एंटिटी है, मतलब प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कौन सा बिजनेस है, उस पर कौन कौन से रूल्स लगते हैं, कौन कौन सी तरह से इनकम टैक्स की प्रोविजन लगती है, वो आपको टैक्स प्लानिंग को बेटर करने के लिए हेल्प करता है। लोकेशन भी बहुत मायने रखता है। जैसे सेज करके एक एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कुछ ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, तो उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट उसको डेवलप करने के लिए वो जो एरिया होता है वहाँ पे अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हो, कुछ बिजनेस करते हो या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो वहाँ पे जो आप बिजनेस अर्निंग करते हो, इनकम लेते हो, उस पर टैक्स का बर्डन बहुत कम से कम होता है, या कुछ एक्टिविटीज़ में, कुछ बिजनेस में तो होता ही नहीं है। तो लोकेशन भी खास ध्यान में रखना है। द चॉइस ऑफ लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी and its branch division may also affect to the tax incidence. It's play a very important role of tax planning. For example, installing a manufacturing unit in SEZ would result a substantial reduction in tax. ठीक है, टैक्स बर्डन। लोकेशन भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएसी। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है, अभी आप समझ लो कि 3 टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं। एक होता है रेसिडेंट, एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है नॉन रेजिडेंट। अब ये तीनों कैटेगरी किस तरीके से आती है, वो आता है आपका प्रेजेंस इन इंडिया। आप इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट हो, उसके हिसाब से आपका ये कैटेगरी रेसिडेंस स्टेटस डिसाइड होता है, और उस हिसाब से आपकी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो अगर आपको इंडियन इनकम ही है और इंडिया से बाहर जाने वाले नहीं हो, तो ये आपके लिए कुछ काम का नहीं है। पर आप इंडिया से भी इनकम लेते हो, इंडिया के बाहर भी आपके मतलब इनकम सोर्सेज है, वहाँ से भी आपको इनकम मिलती है, तो फिर आपको ये प्लानिंग करना जरूरी बनता है कि मैं कौन से रेसिडेंस स्टेटस में रहूँ, ताकि मुझे कम से कम टैक्स भरना पड़े, और वो आप तय कर सकते हो एडवांस। बराबर। टैक्स इंडिडेंस डिफर वेयर विद रेफरेंस टू रेसिडेंस स्टेटस एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसेस लायबल टू पे मोर टैक्स इन कंपेरिजन टू नॉन रेजिडेंट। अगर आपका टैक्स नॉन रेजिडेंस है तो आपको इंडियन इनकम पे ही टैक्स लगेगा, आउटसाइड इंडियन की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा।
तो अगर आपकी इनकम जो है वो आउटसाइड इंडिया से ज़्यादा आ रही है तो फिर आपको नॉन रेसिडेंट्स के कैटेगरी में आना चाहिए। उसके लिए इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट रहना, वो सब कंडीशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है। चॉइस टू बाय और लीज, in case of decision to buy an asset entitles an SSC to charge depreciation against the business income, while decision to take an asset lease allow him to charge the lease rent of the asset. अब बिजनेस के लिए ये जो है वो बाय और लीज का जो कंसेप्ट है वो आपको समझना है। कैसे, अगर हम बिजनेस करते हैं तो अगर हमने कोई एसेट जो है वो परचेस कर ली तो उसका डेप्रिसिएशन हमें मिलेगा। डेप्रिसिएशन मिलेगा मतलब हमारे प्रॉफिट में से, इनकम में से वो डेप्रिसिएशन हमें माइनस करके फिर जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर टैक्स भरना है। बट अगर हमने वो लीज पे या रेंट पे ले लिया तो जो रेंट का और लीज का जो खर्चा है वो मिलेगा। अब इसमें से कौन सा बेटर है वो हम चॉइस कर सकते हैं एज ए टैक्स प्लानिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि आप कैपिटल जो है वो कहाँ से लाते हो। आप खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस करते हो या फिर लोन लेके करते हो, तो लोन का इंटरेस्ट जो है वो आपको एज अ डिडक्शन, एज अ एक्सपेंस आपको रियलाइजेबल है, बराबर। जब कंपनी है तो कंपनी के अंदर इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड में आपको कुछ डिडक्शन नहीं मिलता है क्योंकि वो ऑन फंड होता है। बट आपने डिबेंचर इश्यू की है तो डिबेंचर का इंटरेस्ट जो होता है वो आपके प्रॉफिट में से माइनस होकर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हैं। तो इनकम सोर्स कहाँ से लाना है आपका, सॉरी कैपिटल सोर्सेज कहाँ से, वो आपको अपने बिजनेस के एंटिटी के हिसाब से तय करना होता है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है एसेंशियल ऑफ टैक्स प्लानिंग। पर वो एसेंशियल टैक्स प्लानिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपको समझानी है, आपको बतानी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए आपको, आप जो आज टैक्स मैनेजमेंट पढ़ा उसके डिफरेंसेस हमने देखे और टैक्स प्लानिंग के जो फैक्टर जो थे वो आपने देखा, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, समझना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये टैक्स एसेंशियल के पार्ट को समझेंगे और आगे भी उसमें कुछ देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।